Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Unacademy Judiciary. तो guys, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और टॉपिक का नाम है कि अगर कोई भी ऐसी शादी होती है जहां पर पति या पत्नी के बिना कंसेंट के होती है, और खास तौर पर हम आज बात कर रहे हैं पति के कंसेंट के बिना अगर जबरदस्ती शादी की गई है तो भी क्या पति को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, राइट? तो क्या ऐसे में भी मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है हस्बैंड को? मतलब कि हस्बैंड को अगवा करके उसको उसके साथ जबरदस्ती शादी करके अगर उसको पति बनाया जाता है तो क्या उसको एलिमनी देनी पड़ सकती है? एलिमनी वैसे भी आज के समय में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है, खास तौर पर शादियों की जो आज के टाइम पे सिचुएशन है, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है। लोग ये सोचते हैं कि शादी करनी ही नहीं चाहिए, अगर शादी कर ली तो फिर आपको इतनी एलिमनी पे करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट। तो हम उस डिस्कशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि मेंटेनेंस सही है, गलत है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, प्रीनअप अग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। स्ट्रेट अवे हम फैक्ट्स में जाएंगे कि जजमेंट में क्या हुआ, क्या फैक्ट्स थे और क्या सिचुएशन थी। तो देखिए, इसमें जाने से पहले बस थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं फोर्स्ड मैरिजेस को। तो बेसिकली बिहार के इलाके के अंदर ये मैरिजेस जो है वो ज्यादातर देखने को मिली। हुआ क्या था कि 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था। दहेज को रोकने के लिए जब लॉ बनाया गया तो लड़की वालों ने उस सिचुएशन का फायदा उठाना शुरू किया। तो बेसिकली इतना ज्यादा दहेज देना पड़ता था, और फिर जब दहेज को रोकने के लिए कानून बनाया गया तो लड़की वालों को पता चल गया कि हाँ, अब हम लड़के वालों को किसी तरह से रोक सकते हैं। तो बेसिकली उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि कौन से लड़के ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली है, मेडिकल की डिग्री ले ली है, आईएएस का एग्जाम क्लियर कर दिया है, अपने जो उनके जिनके करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब जॉब अच्छी कर रहे हैं या फिर जॉब अच्छी लगने वाली है या लग चुकी है। तो ऐसे लड़कों को लड़की के परिवार वाले मिलकर उसको अगवा कर लेते हैं, उसको किडनैप कर लेते हैं, उसको उठाकर एक जगह पर बंदी बना लेते हैं। और जब उसको बंदी बनाया जाता है, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसको गन पॉइंट पे रखा जाता है, और गन पॉइंट पे रख के फिर उसकी शादी करवा दी जाती है अपनी बेटी के साथ। वो जबरदस्ती उसकी शादी करा दे। अब ऑब्वियसली बात है, फिर अगला सवाल तो यही आता है कि शादी के बाद लड़की को तो जाना अपने ससुराल में है ना, तो जब वो अपने ससुराल में जाती है तो क्या ये लड़के वाले प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते? तो देखो, हिंदू समाज में खास तौर पर शादी को ना एक सैक्रामेंट माना जाता है, एक पवित्र बंधन माना जाता है कि एक बार जिससे शादी हो गई हो गई। तो ज्यादातर लोग उस समय समाज के प्रेशर के चलते और थोड़ी सी प्रथाओं के चलते लोग इसको शादी को कंटिन्यू कर लिया करते थे। बट अब पिछले कुछ समय से ये शादियां चल नहीं रही हैं। अच्छा, दूसरा इसका जो फुल प्रूफ मेथड जो एक लड़की वालों ने बनाया था वो ये कि अब शादी करने के बाद लड़की चली तो गई, अब शादी के बाद लड़के वाले लड़की को परेशान करेंगे, शादी टिकेगी नहीं। बिना कंसेंट के शादी हुई है तो वो शादी खत्म करने के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो फिर उसका क्या? तो उस केस में फिर वो डाउरी वाला लॉ यूज हो जाता था। 1961 में जो लॉ आया था उस कानून के तहत लड़के को डराया जाता था कि अगर तुमने शादी तोड़ने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे खिलाफ दहेज का केस कर देंगे। तो इस तरह की जो ये एक्टिविटीज थी ये बहुत ज्यादा चल रही थी 60s में, 70s में। काफी हद तक इस तरह की शादियां हुई हैं, और आपको लग रहा होगा कि ये तो 60s 70s की बात कर रही हूं मैं, आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। अभी 1 महीना पहले ही बिहार के ही एरिया में एक टीचर की जबरदस्ती शादी कराई गई, उसको किडनैप करके। किडनैप कर लेते हैं उसको, वेस्ट से उसकी कमर से रस्सी बांध देते हैं, उसको गन पॉइंट पे रखते हैं, और सारे के सारे जो शादी के रीति रिवाज हैं, जो भी तरीके हैं जिस तरह से शादी की जाती है, फेरे दिलवाना, सिंदूर वगैरह डलवाना एंड ऑल दैट, तो ये सारी चीजें की जाती हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद शादी आगे कंटिन्यू भी होती है। और आप हैरानी मानेंगे इस चीज की कि बहुत सारी शादियां इस तरह से रिपोर्ट भी नहीं होती है। हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर बाद में उसी पत्नी के साथ रहते हैं, क्योंकि पत्नी जब वो फोर्स मैरिज करा सकते हैं तो फिर वो बाद में अपनी बेटी के राइट्स का भी ध्यान रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ शादियां जो है वो टूटी भी हैं, और कुछ शादियों में लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा क्रूअल्टी भी हुई है। तो ये सर्कमस्टांसेस वेरी भी किए हैं, और यही कारण है कि इस तरह की शादियां जो है आज के समय में उतनी ज्यादा नहीं होती है, बट फिर भी इक्का दुक्का केसेस हर थोड़े दिन में देखने को मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि अब ये शादी हो गई, शादी होने के बाद मान लो शादी चली नहीं, अब शादी नहीं चली बट है तो पति पत्नी, तो अब पत्नी जो है वो अगर मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल कर देती है, वो मेंटेनेंस के लिए, एलिमनी के लिए केस फाइल कर देती है, तो क्या यहाँ पर इसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा?
तो देखो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि शादी का ना जरूरी पार्ट ये है कि अगर मेंटेनेंस देना है तो वो तब दिया जाता है जब शादी वैलिड होती है। अगर आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो हिंदू लॉ में 3 तरह की शादियां होती है। एक तो होती है वैलिड मैरिज, दूसरी होती है वॉइडेबल मैरिज, और तीसरी होती है वॉइड मैरिज। तो वॉइड मैरिज तो कुछ नहीं होता, वो शून्य होती है, वो नल एंड वॉइड होती है, उससे किसी को कोई राइट नहीं मिलता, ना पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगी, ना पति का कोई हक है पत्नी के ऊपर। तो मतलब एक दूसरे का एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं बनता है, ठीक। लेकिन जो वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं, जैसे कि अगर शादी आपने करा दी 18 साल से कम के लड़के की, या 21 साल से कम 21 साल से कम के लड़के की और 18 साल से कम की लड़की की अगर शादी करा दी तो वो वॉइडेबल मैरिज होगी। या फिर उनकी मर्जी के बिना, मतलब उनकी सहमति के बिना, उनके कंसेंट के बिना उनकी शादी करा दी जाए तो वो शादी भी वॉइडेबल मैरिज ही होती है। तो वॉइडेबल मैरिज का क्या होता है ना कि आपको कोर्ट में जाके उसको अनल करवाना पड़ता है। मतलब आप जाते हैं कोर्ट में और जाके उस शादी को अनल करवाते हैं, उसको खत्म करवाते हैं। बट अगर आप उसे खत्म नहीं कराते और आप कोहाबिटेशन कर लेते हैं उस पार्टनर के साथ, मतलब उसके साथ आप शादीशुदा जिंदगी में एक तरह से एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं, तो फिर वो शादी अनल नहीं होती है। लेकिन आपको मतलब देखो 2 तरह से यहाँ पर होता है कंसेंट जो है, सहमति। मान लो आपकी शादी हो गई, आपकी शादी बिना आपकी सहमति के हुई है। अगर आपसे जबरन शादी कराई गई है, जैसे ये बिहार वाले जो एग्जांपल मैं बता रही हूँ, किडनैप करके लड़कों को और फिर उनकी शादी कराई जाती है, तो वहां तो उनको पता है उनका डे 1 से ही कंसेंट नहीं था। दूसरा होता है कि आपका कंसेंट लिया गया कुछ और बोलकर और बाद में आपको पता चलता है आपसे तो धोखे से शादी की गई है। मतलब आपने हाँ कुछ और सोच के भरी थी और बाद में आपके साथ धोखा किया गया। जब फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड पता लगने के बाद अगर आप उसके साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं तो आप शादी को अनल नहीं करा सकते। तो ये जरूरी आपको समझना है कि फ्रॉड पता चल चुका है और फ्रॉड पता चलने के बाद आपने शादी को कंटिन्यू किया तो अब आप उसको एज अ वैलिड मैरिज ही कंटिन्यू करेंगे। और जो जबरन शादी है वहां पर तो आप अगर शुरू से ही एज हस्बैंड वाइफ इकट्ठे एक छत के नीचे रह रहे हैं, जो पति पत्नी के बीच में संबंध होते हैं वो संबंध आपके बन रहे हैं, तो फिर ऐसे में वो शादी को बाद में खत्म नहीं किया जा सकता है। वो अगर आप खत्म करना चाहें तो आप शुरू में ही बिना संबंध बनाए, बिना पति पत्नी की तरह रहे, आप उस शादी को खत्म कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको एक राइट आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मिलता है। बट सपोज अगर आपने ऐसे शादी को खत्म नहीं किया और खत्म किए बिना आप हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो क्या आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा? फिर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी जो मैरिज है वो वैलिड मैरिज की तरह ही कंटिन्यू होगी, राइट। तो इसके अंदर ये जो कुछ चीजें हैं, बहुत सारे पहलू हैं जो समझने के हैं। बट अगर सपोज मैरिज वॉइड मैरिज की तरह, वॉइडेबल मैरिज की तरह ही कंटिन्यू हो रही है, मतलब पति पत्नी की तरह साथ में रहे ही नहीं, जैसे इस केस में हुआ। इस केस में बेसिकली जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, और ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कैसे? हुआ क्या था कि पति की जो शादी है इसी तरह से उसको किडनैप करके लड़की के परिवार वालों ने लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करवा दी। अब शादी करने के बाद ये जो हस्बैंड है शादी से खुश नहीं था, तो उसने केस डाल दिया कि उसको शादी खत्म करनी है, उसको अनल करवानी है अपनी शादी, ठीक है। तो वो अनल करवा सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अब वो अनलमेंट का केस जो है वो चल रहा था, लेकिन उसी दौरान पत्नी ने इसके ऊपर बहुत सारे केस डाल दिए। डाउरी का केस डाल दिया, मेंटेनेंस के लिए केस डाल दिया, और उसके अलावा जो ये आईपीसी की धाराएं हैं वो लगा दी उसके ऊपर, ये क्रूअल्टी वगैरह का केस डाल दिया, राइट। तो ये सारे केसेस पत्नी ने पति के ऊपर डाल दिए। अब हस्बैंड को पता है कि मेरे ऊपर इतने सारे केसेस लगे हैं तो मेरे को अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो अब इस गिरफ्तारी से बचने के लिए हस्बैंड पहुंचते हैं हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में जाते हैं और एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं 438 सीआरपीसी के तहत। अब जब वो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं तो उनका जो वकील होता है ना, वो कोर्ट में ये भी कह देता है कि आप प्लीज बस बेल दे दीजिए इसको, जो ये पत्नी है इनको हम हर महीने 4000 रुपए इनके अकाउंट में डाल देंगे। अब इस कंडीशन पर हाईकोर्ट ने बेल भी दे दी, यहाँ पर हस्बैंड को जमानत भी मिल गई। अब हर महीने उसको 4000 रुपए डालने हैं, अगर वो नहीं डालेगा, अगर वो ये कंडीशन तोड़ देगा तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसी कंडीशन लगाकर यहाँ पर हाईकोर्ट ने बेल दे दी इस व्यक्ति को। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ठीक है, आपने मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया, बट वो मेंटेनेंस का ऑर्डर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन में कैसे दिया जा रहा है? मतलब ये किस तरह से, यहाँ पर तो मेरिट ही नहीं है, मतलब ये कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? देखो, जब भी किसी को जमानत दी जाती है, जमानत पर छोड़ा जाता है, बेल दी जाती है, तो वो कंडीशंस लगाई जाती हैं। बट वो कंडीशंस लगाने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है
कि वो जो व्यक्ति है जिसको बेल ग्रांट की जा रही है वो कोर्ट में जब भी ट्रायल चले और कोर्ट को जरूरत हो उसकी प्रेजेंस की तो वो कोर्ट में अपनी पेशी दे, वो बाहर जो विटनेसेस हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना करे, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करेंगे उसमें ज्यादा परेशानी ना करे, ठीक है, मतलब पुलिस वालों के साथ इंटरफेरेंस ना करे, पुलिस वालों को आराम से तसल्ली से इन्वेस्टिगेशन करने दे। तो ये सारी चीजें करने के लिए मतलब ये सारी चीजें इंश्योर करने के लिए कि ये सारे उद्देश्य जो हैं ये पूरे हों, उसको इंश्योर करने के लिए कंडीशन लगाई जा सकती है कि आप देश से बाहर नहीं जाओगे, राइट, आप किसी भी विटनेस से मिलोगे नहीं, तो इस तरह की कंडीशन लगा सकते हो। आप अपने बिजनेस को अगर करना है आपको यहाँ इतने एरिया में रह के उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकते हैं, कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, बट कंडीशंस किस तरह की होंगी, तो ऐसे में कोर्ट उद्देश्य कैसे भूल सकता है। तो कोर्ट ने यही कहा कि ऐसे केस में ये कंडीशन लगा देना कि उसको अपनी पत्नी के अकाउंट के अंदर 4,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करने होंगे, अगर वो डिपॉजिट नहीं करता है तो फिर उसको जेल में जाना पड़ेगा। ये कंडीशन कहाँ से मेरिटोरियस हो गई, ये कहाँ से लॉ में सही है। तो कोर्ट ने इस केस में यही कहा कि इस तरह की कंडीशन लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की कड़ी निंदा की। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को हमेशा याद रखना चाहिए कि बेल अगर दी जा रही है तो किन कंडीशंस पर दी जा रही है, उसकी कंडीशंस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। और ऐसे केस में खासतौर पर जब पति ने एनलमेंट के लिए, शादी को एनल करने के लिए, पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस है जहां पे शादी वैलिड भी नहीं है, मतलब वैलिड है नहीं है, अभी वो कोर्ट डिसाइड करेगा, एनलमेंट का केस चल रहा है, ऐसे केस के अंदर कोर्ट ने इस तरह की कंडीशन लगाई है, कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कोर्ट ने इस कंडीशन को रद्द किया और कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर बेल हम खत्म नहीं कर रहे हैं, बेल पर अगर वो जा चुका है तो वो बेल पर रहेगा और आगे जब भी ट्रायल होगा तो उसके लिए उसको अवेलेबल रहना होगा और अवेलेबल रह के उसको कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वहां पर अपनी जो प्रेजेंस है वो इंश्योर करनी होगी। तो ये था केस का नाम मैं आपको शुरुआत में ही दिखा चुकी हूँ, श्रीकांत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। तो आपका क्या मानना है इस केस के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। अब लास्ट में एक छोटी सी सूचना आपको जरूर दे दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो और आपको डिस्काउंट चाहिए तो अभी 5% का डिस्काउंट आपको अनअकैडमी जुडिशरी की सभी सब्सक्रिप्शंस पर मिल जाएगा। आपको इस्तेमाल करना है मेरा रेफरल कोड निशा लांबा, निशा लांबा रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आपको भरपूर फायदा जो होता है डिस्काउंट का वो मिलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं या फिर आप टेलीग्राम पर हैं और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर। इंस्टाग्राम पर मैं निशा_लांबा 07 के नाम से हूँ और टेलीग्राम पर मैं निशा_लांबा 1511 के नाम से हूँ। और अनअकैडमी की कोर्सेज की बात करें तो अनअकैडमी जुडिशरी जो है वो लॉन्च कर रहा है अनिल खन्ना सर के साथ एक बैच। 27 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। ये बैच ऑनलाइन होगा, इसके अंदर आपको सभी स्टेट्स का कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपको यहाँ पर डिजिटल और प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी होंगे, तो सब कुछ होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कोड इस्तेमाल करना है और कोड क्या है, द कोड दैट यू हैव टू यूज इज निशा लांबा। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, राइट। तो